नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। विदेश सचिव विक्रम मिस्री संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति को भारत पाक के बीच हाल के घटनाक्रम और हालात के बारे में आज देंगे जानकारी। भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी स्थलों पर किए गए हमलों, दोनों देशों के बीच हुई सैन्य कार्रवाई, फिर इसे रोकने को लेकर बनी सहमति के संबंध में विदेश मामलों की समिति को विस्तृत जानकारी दी जा सकती है। वहीं सरकार की ओर से बनाए गए प्रतिनिधिमंडलों को विदेश यात्रा पर जाने से पहले ब्रीफिंग देंगे। प्रतिनिधिमंडलों को 2 चरणों में ब्रीफिंग दी जाएगी। भारतीय डेलीगेशन की यात्रा 23 से 25 मई के बीच शुरू होने की संभावना है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के रक्षा सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसमें तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, रणनीतिक गहराई और तकनीकी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, व्यावसायिकता और उद्देश्य के साथ तीनों सेनाओं की संतुलित प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंक पर भारतीय सैन्य बल का कड़ा रुख जारी है। डीएके पोरा इलाके में सैन्य अभियान के तहत आतंकवादियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। सेना की 34 RR एसओजी शोपियां सीआरपीएफ 178 बटालियन ने संयुक्त अभियान चलाकर ये कार्रवाई की। कार्रवाई में 2 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड, 43 लाइव राउंड्स और दूसरी आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बेहद संवेदनशील ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में एक एजेंट को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। एजेंट की पहचान रामपुर निवासी शहजाद के रूप में हुई है। वो लंबे समय से पाकिस्तान के संपर्क में था और देश की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं साझा करता था। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद नए खुलासे हो रहे हैं। ज्योति की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद पुरी के ग्रांड रोड पर उसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आए, जिसमें वो श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास घूमती नजर आई। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने ज्योति मल्होत्रा जासूसी मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ की अनुमति नहीं दी जा सकती। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा कुख्यात आतंकवादी सैफुल्लाह खालिद की पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मतली फलकारा चौक के पास मारा गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उसे अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून डाला। ऑपरेशन सिंदूर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रोफेसर ने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। प्रोफेसर अली खान के खिलाफ राय थाने में 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद नारों की गूंज रविवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में निकाली गई तिरंगा यात्रा में सुनाई दी। लखनऊ में निकाली गई इस यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के शौर्य पराक्रम को सलाम किया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस यात्रा में शामिल हुए। उधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा रैली में शामिल हुए। हाथों में तिरंगा थामे लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा में बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शामिल हुए। कोलकाता में पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में कोलकाता में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। बॉक्सर और भाजपा नेता विजेंद्र सिंह दिल्ली में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा, ये तिरंगा यात्रा भारत की एकता का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा से हमारा देश और मजबूत होगा।
दिल्ली में निकाली गई तिरंगा यात्रा में भाजपा सांसद बाबूश्री स्वराज ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य कार्रवाई नहीं है बल्कि आत्मरक्षा और राष्ट्र सम्मान की पुनर्स्थापना का संकल्प भी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि सेना ने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया उसका कोई सानी नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के अलग अलग नेताओं ने हमारी सेना पर सवाल उठाने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्र नीति को दल नीति के ऊपर रखते हुए पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर बेनकाब करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्री का ये दौरा 24 मई तक रहेगा। जयशंकर इस दौरान इन देशों के शीर्ष नेताओं और विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विकसित कृषि संकल्प अभियान को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यह अभियान 29 मई से शुरू होने जा रहा है और इसका उद्देश्य देश में कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली में भारतीय भाषा समर कैंप का शुभारंभ करेंगे। साथ साथ एनसीईआरटी द्वारा विकसित 14 भारतीय भाषाओं की प्राइमर पुस्तकों और विशेष मॉड्यूल्स को भी लॉन्च करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज संभल जिले में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के बीच चल रहे विवाद में एक सिविल रिवीजन पिटीशन पर अपना फैसला सुना सकता है। भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देकर मुसीबत में फंसे मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पिथौरागढ़ में आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हिमालयी गोद में स्थित आध्यात्म और संस्कृति के पवित्र स्थल आदि कैलाश के दर्शन कर धन्य हो गया। इस दौरान मुझे देश की रक्षा के लिए हर समय समर्पित हमारे वीर जवानों से मिलने, उनके साहस, पराक्रम और उत्साह का साक्षी बनने का सौभाग्य मिला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा कुंजाबा में सिविल सेवा अधिकारी संस्थान के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए और सिविल सेवा अधिकारी संस्थान का उद्घाटन किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जनता दरबार के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं का तुरंत समाधान होगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम करते हुए सुरक्षा बल की बीडीएस टीम द्वारा गरियाबंद में 5 किलो के 2 आईईडी को नष्ट किया गया। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने जंगल में सोलर प्लेट, तार, बर्तन और अन्य नक्सल सामग्री बरामद की। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मायावती ने आकाश आनंद को बसपा का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। महाराष्ट्र के सोलापुर में रविवार को एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से फैक्ट्री मालिक और उसके परिवार समेत 8 लोगों की मौत हो गई। बचाव अभियान में दमकल कर्मी भी घायल हुए हैं। सोलापुर हादसे पर राष्ट्रपति ने दुख जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र की एक फैक्ट्री में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक। मैं सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में आग लगने की घटना में हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। साथ साथ मुआवजे का ऐलान भी किया है। केरल के कोझिकोड में न्यू बस स्टैंड के पास कपड़ा बाजार में लगी आग। दमकल कर्मियों द्वारा बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में एक कपड़े की दुकान में रविवार शाम को भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। तमिलनाडु के त्रिची शहर के कई एक हिस्सों में कल भारी बारिश हुई। बारिश की वजह से कुछ एक इलाकों में जल भराव होने के कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
बेंगलुरु में हुई भारी बारिश ने शहर के कई इलाकों को बुरी तरह से प्रभावित किया। कई रिहायशी इलाकों में जल भराव हो गया। होरमावु इलाके में सबसे बुरा असर देखने को मिला। मौसम विभाग ने कर्नाटक, कोंकण, लक्षद्वीप और केरल में 24 मई तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका जताई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम और असम के कुछ एक स्थानों पर 24 मई तक भारी वर्षा होने की आशंका है। पंजाब और पश्चिम बंगाल में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान गरज और बिजली के साथ भारी से बहुत अधिक वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ आंधी आने की संभावना जताई है। राजस्थान के अधिकतर इलाकों में जारी भीषण गर्मी जारी है। राजस्थान के सूरतगढ़ में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है। वहां पर अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिन जोधपुर, बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में मौसम लगातार बदल रहा है। कभी बारिश से मौसम ठंडा हो रहा है तो कभी तेज धूप परेशान कर रही है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली में अगले 6 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना है। भारतीय सेना के साहस और बलिदान को सलाम करते हुए भारतीय रेल ने वीर सैनिकों के सम्मान में रेलवे स्टेशनों को तिरंगे की रोशनी से सजाया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद रेलवे डिवीजन में यह नजारा देशभक्ति से सराबोर हो गया। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार एक्सप्रेस 100 में खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा, 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक कुछ अन्य खबरों का। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत की समुद्री खाद्य निर्यात में इस वर्ष अप्रैल में 17.81% की जोरदार वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि $0.58 बिलियन तक पहुंच गई। सरकार साल 2030 के आखिर तक कुल वैश्विक सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन की 5% हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य बना रही है। इसके लिए वो भारतीय सेमीकंडक्टर योजना 2.0 के अगले चरण की तैयारी कर रही है। भारत लगातार दूसरे साल इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। बीते साल भारत में इलेक्ट्रिक तिपहिया की बिक्री लगभग 20% बढ़कर लगभग 7 लाख इकाई पर पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने छोटे शहरों में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए IIT रोपड़ की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के लगभग 50% स्टार्टअप अब टियर 2 और टियर 3 शहरों से उभर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से पुरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस में कोच की संख्या को 16 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया है। इससे पश्चिम बंगाल से जगन्नाथपुरी जाने वाले यात्रियों के लिए टिकट उपलब्धता में सुधार होगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार अभियान निदेशालय ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी कर बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स और प्रोसेस्ड फूड सहित कई वस्तुओं के आयात पर पोर्ट आधारित प्रतिबंध लगा दिए हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता करने के लिए अमेरिका दौरे पर हैं। वो 20 मई तक वरिष्ठ अमेरिकी नेताओं के साथ राजनीतिक स्तर पर गहन वार्ता करेंगे। यात्रा के दौरान वो अमेरिकी वाणिज्य सचिव और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठक करेंगे। साथ साथ इस बैठक में भारत के व्यापार वार्ता में विशेष सचिव भी शामिल होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही नई महात्मा गांधी सीरीज के 20 रुपए के नए नोट जारी करेगा। आरबीआई ने बताया कि केंद्रीय बैंक की ओर से पूर्व में जारी किए गए 20 रुपए के सभी नोट वैध मुद्रा में बने रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से वित्त वर्ष 26 में सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए से 3 लाख करोड़ रुपए तक का रिकॉर्ड अधिशेष लाभांश हस्तांतरित किए जाने की उम्मीद है। भारत और यूरोपीय संघ ने एफटीए की 11वें दौर की वार्ता पूरी कर ली है। दोनों पक्ष 2 चरण में मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए तैयार हो गए हैं। जानकारी के अनुसार 16 मई को 11वें दौर की वार्ता पूरी हो गई है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने देश में स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सॉल्यूशंस विकसित करने के लिए स्पार्टन के साथ साझेदारी एग्रीमेंट साइन किया। इस साझेदारी के तहत अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस स्वदेशी सोनोबाय समाधान पेश करने वाली भारत की पहली निजी क्षेत्र की कंपनी बन गई है। यह साझेदारी देश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दिखाती है। देश का फार्मा सेक्टर बीते 10 साल में किफायती, इनोवेटिव और इंक्लूसिव होने के साथ वैश्विक स्तर पर अपनी एक नई और मजबूत पहचान बना चुका है। इसमें जन औषधि योजना और पीएलआई की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रही है। फिच ग्रुप के इंडिया रेटिंग्स के विशेषज्ञों का अनुमान है कि मजबूत मांग और नए उत्पादों के कारण अप्रैल 2025 में इस सेक्टर के राजस्व में सालाना आधार पर 7.8% की वृद्धि दर्ज की जाएगी। देश अब वैश्विक स्तर पर मेक इन इंडिया पहल की राह पर अग्रसर है। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन की बेंगलुरु स्थित यूनिट लॉन्च के लिए लगभग तैयार। 16वें वित्त आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड का दौरा कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। सेबी ने 20 करोड़ रुपए या उससे अधिक के बॉन्ड निर्गम के निजी नियोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक बुक व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही नियामक ने मंच का दायरा बढ़ाकर इसमें रीट और इनविट को भी शामिल कर दिया है। एयरटेल ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों से संयुक्त पहल करने की अपील की है। एयरटेल ने रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल को पत्र लिखकर एक साझा प्लेटफॉर्म तैयार करने का प्रस्ताव दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि वो ट्रेड रेमेडी जांच में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तावेज जमा करने के लिए एक ई फाइलिंग प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है। चीन में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार चीन के कुछ एक हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.5 रही। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि इजरायल गाजा पट्टी पर अपनी नाकेबंदी में ढील देगा और वहां सीमित मात्रा में खाद्य सामग्री को जाने की अनुमति देगा। इजरायल ने ये घोषणा तब की जब दोनों पक्षों के सूत्रों ने कहा कि कतर में इजरायल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई है। इससे पहले इजरायली सेना ने गाजा के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में व्यापक जमीनी अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ का कहना है कि हम ईरान को 1% यूरेनियम संवर्धन की भी अनुमति नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी समझौते में यूरेनियम संवर्धन न करने का समझौता शामिल होना चाहिए। विदेश मंत्री अराकी ने ईरान की स्थिति को दोहराते हुए कहा कि संवर्धन जारी रहेगा, लेकिन ईरान ये सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करने को तैयार रहेगा कि परमाणु हथियार न बनाए जाएं।
आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन मुद्दे पर फोन पर बातचीत हो रही है। इसको लेकर यूरोप में भी हलचल देखने को मिल रही है। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर ने भी रविवार को अमेरिका, इटली, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं के साथ यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा की। यूरोपीय देश एस्टोनिया ने रूस पर एक तेल टैंकर को हिरासत में लेने का आरोप लगाया है। मंत्रालय ने बताया कि एस्टोनियाई बाल्टिक सागर बंदरगाह से निकलने के बाद रूस ने तेल टैंकर को हिरासत में लिया है। एस्टोनिया के मुताबिक ये जहाज सेलामी बंदरगाह से बाहर जिस नेविगेशन चैनल का उपयोग कर रहा था वो रूसी क्षेत्रीय जल को पार करता है और टैंकर का स्वामित्व एक ग्रीक कंपनी के पास है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इसे लेकर पाकिस्तान को चेताना शुरू कर दिया है। IMF ने अपनी ताजा रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए 11 नई शर्तें लागू की हैं। IMF की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव यूं ही बना रहा और बिगड़ा तो पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम खतरे में पड़ सकते हैं। पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर हो गया है। बताया गया है कि कैंसर 82 वर्षीय बाइडेन की हड्डियों तक फैल गया है और इसके इलाज के लिए विकल्पों की समीक्षा की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस खबर पर दुख जताया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट लिखा है कि वो बाइडेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। यूरोपीय देश रोमानिया में मध्यमार्गी उम्मीदवार निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण में जीत दर्ज कर ली है। बुकारेस्ट के मेयर निकोसोर डैन को करीब 54% वोट हासिल हुए हैं। नए पोप लियो 14 का शपथ ग्रहण पूरा हो गया है। इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दुनिया भर से कार्डिनल, बिशप, आर्च बिशप और पादरी वेटिकन पहुंच रहे हैं। खेलो इंडिया पहल के अंतर्गत आज से भारत के समुद्र तटों तक पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की शुरुआत होगी, जिसमें देश भर से 1000 से अधिक एथलीट भाग लेंगे। खेलो इंडिया बीच गेम्स में खिलाड़ी 6 दिनों तक 6 पदक स्पर्धाओं और 2 प्रदर्शनी खेलों में भाग लेंगे। इन खेलों का समापन शनिवार को होगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स पदक स्पर्धाओं में बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच सेपक टकरा, पेनकॉक, सिलाट और ओपन वाटर तैराकी शामिल होगी। प्रदर्शनी खेलों में मल्लखंभ और रस्साकशी शामिल होंगे। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मुकाबला लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें इस सीजन में दूसरी बार आमने सामने होंगी। IPL के आज के मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स अगर ये मैच जीत जाती है तो उसकी उम्मीदें कायम रहेंगी और अगर हार जाती है तो टीम प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी। गुजरात टाइटंस ने IPL के प्लेऑफ में जगह बना ली है। टीम ने रविवार को खेले गए डबल हेडर के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 10 विकेट से हराया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात ने 200 रन का टारगेट 19 ओवर में बिना किसी नुकसान के हासिल कर लिया। ये बिना विकेट IPL इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज। गुजरात इस सीजन के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है। गुजरात की इस जीत में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स भी प्लेऑफ में जगह बना चुकी है। IPL डबल हेडर के पहले मैच में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ टीम मौजूदा सीजन के पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर आ गई। सवाई मानसिंह स्टेडियम में 220 रन का टारगेट चेज कर रही राजस्थान 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। पंजाब ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 219 रन बनाए। कान फिल्म महोत्सव के वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा भी अपना जादू बिखेर रहा है। सरकार की नई संस्कृति नीति और सिंगल विंडो शूटिंग परमिशन जैसी योजनाएं फिल्म उद्योग को और रफ्तार दे रही हैं। कान में स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं, वितरकों और फिल्म निर्देशकों से संवाद स्थापित करने का एक अनोखा अवसर मिला है। इसी उद्देश्य से महाराष्ट्र भी कान फिल्म फेस्टिवल में पहुंचा है। बॉलीवुड एक्टर ईशान खट्टर की फिल्म होमबाउंड का कान फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर होने वाला है।
मराठी सिनेमा के लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण मौका है, जहां 4 नई फीचर फिल्मों स्थल, आ मैच, स्नो फ्लावर, खालिद का शिवाजी और ओल्ड फर्नीचर को कान फिल्म फेस्टिवल के फिल्म मार्केट में प्रदर्शित किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार और फिल्म सिटी मुंबई के सहयोग से ये पहल युवा फिल्मकारों को वैश्विक मंच से जोड़ने की दिशा में एक ठोस कदम है। यहां उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग का मौका मिल रहा है। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।